Hello students, myself Anand sir from कोडा राजस्थान, योर फिजिक्स मेंटोर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी फिजिकल पेंडुलम के बारे में, कंपाउंड पेंडुलम के बारे में बात की थी। उसकी हमने टाइम पीरियड फाइंड की थी, ठीक है। उसके हमने एक न्यूमेरिकल भी किए थे, एक और न्यूमेरिकल उसका करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन लिखिए। ring of radius r is suspended from a point of its circumference on its circumference determine its angular frequency of small oscillation. Determine its angular frequency of small oscillations, ठीक है। बोला जा रहा है कि रिंग है जिसका रेडियस आर है, उस सरकमफेरेंस से हैंग कर दिया गया, लटकाया गया है, तो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। देखते हैं सबसे पहले इसका डायग्राम कैसा दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, ये हिंज्ड पॉइंट है। देखिए इसका डायग्राम है। एक हिंज्ड पॉइंट से हमने एक रिंग को हैंग कर दिया है जिसका रेडियस क्या है, आर है। इस रिंग का रेडियस कितनी गिवन है, आर। ये मान लो इसका सेंटर ऑफ मास है सी और इसका रेडियस हमें गिवन है आर, ठीक है। तो इसका हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक। देखिए एक तो हमें फार्मूला याद रहना चाहिए, और अगर फार्मूला याद नहीं है तो हम प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, ठीक है। लेकिन पिछले वीडियो में हमने बात की फार्मूला, उसको ध्यान में रखिएगा। T इज इक्वल टू होता है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, हमने फार्मूला फाइंड आउट किया था, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन mgl, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर mgl अपॉन आई, ठीक है। L आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन हिंज्ड पॉइंट एंड सेंटर ऑफ मास, और I जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज्ड पॉइंट। अगर हिंज्ड पॉइंट को हमने नाम H दिया तो I हम H लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज्ड पॉइंट, और जो लेंथ होगा वो हम लिख सकते हैं लेंथ बिटवीन हिंज्ड पॉइंट एंड सेंटर ऑफ मास, HC रख दिया हमने। इस रिंग का मास हमने m मान लिया, लेट इस रिंग का मास क्या है, m। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं।
अब हम फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग about point H, about hinge point IH। हम क्या जानते हैं, अगर किसी पैरेलल एक्सिस थ्योरम से सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी और पॉइंट जहाँ से एक्सिस पास कर रही उस पॉइंट के अगर हमें रोटेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है तो हम सबसे पहले किसके अबाउट लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो यहाँ पर लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डी का स्क्वायर। या d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड द गिवन पॉइंट। तो यहाँ से हम लिख देंगे IH इज इक्वल टू क्या होगा, IC हो जाएगा mr स्क्वायर प्लस मास m और ये भी डिस्टेंस क्या होगा r। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, स्मॉल r हमें r हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस भी हमारा क्या आना है, r आना है। तो mr स्क्वायर, तो यहाँ पर जो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट H यानी हिंज पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ वो क्या हो गया 2mr स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे लेंथ ऑफ HC, हिंज पॉइंट से सेंटर ऑफ मास के बीच का जो लेंथ है LHC वो भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब सारी चीज़ें हम लिख चुके हैं तो अब हमें फाइंड क्या करना है, ओमेगा। जब हम ओमेगा यहाँ पर फाइंड करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू पहले ही हम लिख चुके हैं रूट अंडर mg L ऑफ हिंज पॉइंट टू सेंटर ऑफ मास अपॉन IH। तो यहाँ से हम लिख देंगे ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर mg, लेंथ कितना हो गया, r हो गया, नीचे में कितना आ गया I 2mr स्क्वायर। तो m से m कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो ओमेगा आ गया वो आ गया रूट अंडर g अपॉन 2r, रूट अंडर g अपॉन 2r। ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सिंपल सा बेसिक फार्मूले से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे के टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको एडवांस में पूछा जाता है, जेईई एडवांस में। नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उस वहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए नीट जेईई एडवांस तीनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, जनरली इसे डिस्कस नहीं किया जाता है लेकिन ईजी सा टॉपिक है, तो अगले 5 मिनट में हम इसे समझने का कोशिश करते हैं कि क्या है। ठीक है, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। देखिए, अब हमारे पास कोई कंपाउंड पेंडुलम दिया हुआ है, ठीक है, और हमें बोला गया कि उतने ही मास का हमें एक बॉब बना करके कितनी लंबाई, कितने लंबे स्ट्रिंग से लगाएंगे कि टाइम पीरियड, उस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो कब उसी मास का कंपाउंड पेंडुलम के इक्वल आ जाए।
ठीक है। यानी टाइम पीरियड यहाँ पर सेम पूछा जाएगा। जैसे सपोज दैट अभी अभी हमने एक एग्जांपल किया था रिंग का। अगर m मास का रिंग था, उसका हमने कुछ टाइम पीरियड फाइंड किया, तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी मास का एक बॉब, जिस मास का रिंग था उसी मास का एक हम बॉब लेते हैं और उस बॉब को हम कितनी लंबी स्ट्रिंग से कनेक्ट करें कि उस केस में भी टाइम पीरियड जो हो वो सेम आए। ठीक है, इस चीज़ को समझना है। तो इसमें जब भी आपको इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम पूछा जाए, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, तो आप तुरंत वहाँ पर क्या कीजिएगा, टाइम पीरियड को इक्वेट कीजिएगा। हम उससे फार्मूला डिराइव कर देते हैं। ठीक है, फार्मूला अगर दिमाग में नहीं रहा तो आप विद प्रोसेस जाने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि as we know, for simple pendulum के लिए for simple pendulum t इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई रूट अंडर l बाय g। ठीक है, और फॉर कंपाउंड पेंडुलम t इज इक्वल टू हो गया 2 पाई रूट अंडर I अबाउट द हिंज्ड पॉइंट अपॉन mg_l ऑफ hc, लेंथ बिटवीन हिंज्ड पॉइंट एंड सेंटर ऑफ मास। हम एक्सप्लेन करते आ रहे, अलग से यहाँ पर नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं तो अब हम इस केस में जब हम फॉर ए सिंपल पेंडुलम ऑफ द सेम टाइम पीरियड, अब हमें ये फाइंड करना है कि उस सिंपल पेंडुलम का लेंथ क्या होगा जो इस कंपाउंड पेंडुलम के टाइम पीरियड के इक्वल हमें वैल्यू देगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर ए सिंपल पेंडुलम to have same time period of compound pendulum सेम टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड सेम है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों टाइम पीरियड को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। यहाँ पर जो सिंपल पेंडुलम है और ये कंपाउंड पेंडुलम है, दोनों के टाइम पीरियड को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, और हमें यहाँ से वो सिंपल पेंडुलम का लेंथ फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर l अपॉन जी, 2 पाई रूट अंडर l अपॉन जी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर क्या लिखेंगे, आई एच अपॉन mg_l_hc। आई एच फिर से हम बोल दे रहे हैं, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज्ड पॉइंट, और यहाँ पर होगा mg_l ऑफ h इंटू सी। mg_l_hc मतलब क्या होगा, हिंज्ड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन हिंज्ड पॉइंट एंड सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, और ये जो हमारा इक्विवेलेंट लेंथ आ रहा है, और ये जो यहाँ पर इक्विवेलेंट लेंथ आ रहा है वो कितना आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द कंपाउंड, जो उस कंपाउंड है, जो उस पेंडुलम है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज्ड पॉइंट अपॉन मास इनटू लेंथ बिटवीन हिंज्ड पॉइंट एंड सेंटर ऑफ मास। ठीक है, उस सिंपल पेंडुलम का अगर हम इतने लेंथ का एक सिंपल पेंडुलम लेंगे तो उस कंडीशन में हम क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड सेम आएगा, या उसी लेंथ को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट लेंथ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। वी नो दैट उस पॉइंट के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास होगा, तो पैरेलल एक्सिस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हिंज्ड पॉइंट के अबाउट, वो हम क्या जानते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम क्या जानते हैं, आई सी यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू
डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड हिंज्ड पॉइंट का स्क्वायर हमने लिख दिया। एक और हम जानते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं आई सी इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। हियर के इज जो है वो रेडियस ऑफ गायरेशन। रोटेशन के चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं के की वैल्यू क्या होती है, रेडियस ऑफ के होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। हर एक बॉडी का अलग अलग रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें हो रही है। अब हम इसे पुट करते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं आई एच इज इक्वल टू एम के स्क्वायर प्लस एम इंटू एच सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इक्विवेलेंट लेंथ में वैल्यू पुट करेंगे तो L इज इक्वल टू हम लिख देंगे यहाँ पर एम के स्क्वायर प्लस एम इंटू एल ऑफ एच सी का स्क्वायर अपॉन एम ऑफ लेंथ ऑफ एच हिंज्ड पॉइंट एंड सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से कैंसल आउट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास k इज इक्वल टू एम से m कैंसल आउट हुआ तो यहाँ पर हम, और एक LHC से एक LHC कैंसिल हुआ तो हम लिख देंगे लेंथ बिटवीन हिंज्ड पॉइंट एंड सेंटर ऑफ मास प्लस के स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ हिंज्ड पॉइंट एंड सेंटर ऑफ मास। लेंथ ऑफ हिंज्ड पॉइंट एंड सेंटर ऑफ मास, ये आपका इक्विवेलेंट लेंथ का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक इसे नोट डाउन कीजिए। हमने क्या किया, सिंपली हमने इक्वेट कर दिया। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन, यहाँ पर के जो है हमारा, के किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, के हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एल एच सी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो लेंथ बिटवीन हिंज्ड पॉइंट एंड सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर एक एग्जाम्पल्स देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। यही सेम जो भी हमने पीछे से क्वेश्चन लिया था उसी क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ से ये हिंज्ड है और इसका जो रेडियस है वो क्या है, r है। ठीक है, और ये क्या है यहाँ पर, ये सेंटर इसका रिंग का C है, यही सेंटर ऑफ मास होगा। और फाइंड करने के लिए आपको बोल रहा है फाइंड इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, और इसका मास जो है m है। इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम जब हम लिखने के लिए जाएंगे इसमें तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम जो होता है वो होता है LHC प्लस के स्क्वायर अपॉन LHC। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा H है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो क्या है, R है। तो इस क्वेश्चन में हम लिख देते हैं LHC इज इक्वल टू R। अब हमारा आता है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसे m के स्क्वायर से इक्वेट कर देते हैं, वही हमारा क्या होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इस रिंग के सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये जो है वो रिंग है। इस रिंग के सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr स्क्वायर। mr स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू के स्क्वायर। तो यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू जो आ गई, के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गई, आर स्क्वायर। अब देखिए इस LHC की वैल्यू भी इसमें पुट करेंगे,
इस के स्क्वायर की वैल्यू भी इसमें पुट करेंगे तो हमारा जो इक्विवेलेंट लेंथ जो आ जाएगा, एल इक्विवेलेंट जो होगा सिंपल पेंडुलम के लिए जो इक्विवेलेंट लेंथ होगा, एल एच सी की जगह पर हम लिखते हैं आर प्लस के स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे हम आर स्क्वायर अपॉन आर, एल एच सी को आर, तो यहाँ से जो होगा हमारा एल इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा 2r, यानी एक सिंपल पेंडुलम बनाना पड़ेगा। एक इसी एम मास का एक बॉब लगाएंगे, जैसे हम कितने नीचे लटकाएंगे और स्ट्रिंग जो रहेगा उसकी लेंथ क्या होगी 2r होगी। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन कीजिए। अब हम आगे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, कैलकुलेट द period of small oscillations of a floating box as shown in figure. As shown in figure, if it is slightly pushed, down, slightly pushed down and released mass of pushed down and released mass of box is m। वो जो बॉक्स है उसका मास कितना है m है, एंड इट्स बेस एरिया इज a। बेस एरिया इज a, जो बॉक्स जो उसका जो बेस एरिया है वो कितना है a है, उस बॉक्स का मास m है और बेस एरिया क्या है a। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, density of liquid is rho, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो। चलो ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चंस को। हम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये वाटर है, ये फ्लूइड है, वाटर हमें गिवन नहीं है, ये फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी क्या है रो। यहाँ पर बोला गया है कि एक मास है जिसका बेस एरिया क्या है ए है और इसका मास क्या है m है। तो बोला जा रहा है कैलकुलेट द पीरियड ऑफ ए स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ ए फ्लोटिंग बॉक्स एज शोन इन फिगर इफ इट इज स्लाइटली पुश्ड। जब इसे हम स्लाइटली पुश्ड करते हैं, अभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, जब हम इसे स्लाइटली पुश्ड करते हैं तो उसके बाद ये क्या करना स्टार्ट करता है, SHM स्टार्ट करता है
और हम इसे क्या कर SHM करता है और उस SHM का हमें क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम मानते हैं कि शुरू में जो ये बॉक्स है ये कितना डेप्थ अंदर है, h डेप्थ अंदर है। तो आप लोगों को जब टाइम पीरियड लिखने के लिए बताया जा रहा था उस समय आपको ये कॉन्सेप्ट बताया गया था, मेथड बताया गया था कि सबसे पहले हम जो इक्वेशन लिखते हैं बैलेंसिंग फोर्स का, जब बॉडी का हो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, तो इनिशियली ये बॉडी किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, और इस समय इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, स्टेप 1, इस समय जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है उसको देखते हैं। नीचे की तरफ कितना लग रहा है, mgh, और ऊपर की तरफ जो बायोंसी फोर्स लग रहा है ये कब है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। तो बायोंसी फोर्स जो लगेगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ठीक है। तो वाटर कितना इसने डिस्प्लेस किया है, कितने हाइट h, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे जो बेस एरिया है वो कितना है, a है, तो HA, ये वॉल्यूम हो गया, तो रो मास हो गया, और ये क्या हो गया, g। रो किसकी डेंसिटी है, रो जो इस फ्लूइड की डेंसिटी है। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन आ जाता है वो आता है mg=HA रो g, इक्वेशन 1, ठीक है। हमने इक्वेशन लिख दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में हमसे क्या कहा गया था, स्टेप 2 आप लोग याद कीजिएगा तो याद आएगा, ठीक है। सेकंड में बोला गया था कि हम इसे स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करते हैं। मैं बोला चलो सही है, अब हमने इसे स्लाइटली डिस्प्लेस्ड कर दिया, स्लाइटली हमने x डिस्प्लेस किया। x जब ये डिस्प्लेस कर दिया तो अब इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, अब जब हम इसे स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करते हैं तो अब जो है इसमें जैसे स्लाइटली डिस्प्लेस्ड किए ऊपर की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स लगा जिसके वजह से एक एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे जब स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं स्लाइटली डिस्प्लेस्ड बाय x, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम फोर्स लिखेंगे, फोर्स का जो इक्वेशन लिख रहे हैं वो क्या लिखेंगे, नीचे की तरफ तो mg ही लगेगा और ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, अब जो हो जाएगा h प्लस एक्स, क्योंकि अब कितना डेप्थ नीचे आ गया, h तो पहले से था और हमने x डिस्प्लेस किया, तो h प्लस एक्स नीचे आ गया इंटू a इंटू रो इंटू जी, ठीक है। ये इतना फोर्स लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। और इसकी ये यहाँ पर एक्सीलरेशन भी होगा, ठीक है। या तो हम कह सकते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हैं ये जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, माइनस माइनस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में है। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा होगा h, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं HA रो जी प्लस h प्लस XA रो जी माइनस mg, ठीक है, माइनस ऑफ mg। अब हम देखेंगे इक्वेशन 1 में तो mg इज इक्वल टू क्या गिवन है, HA रो जी। तो यहाँ से हमारा जो रीस्टोरिंग फोर्स आ गया वो आ गया माइनस h नहीं XA रो जी। जब रीस्टोरिंग फोर्स इतना आ गया तो अब यहाँ से हमारा कितना क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस a रो जी बाय m इंटू एक्स, ठीक है। यानी देखो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ चुका है, और हम जानते हैं जब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है और टुवार्ड्स द मीन पोजीशन इसका डायरेक्शन है, तो वो जो ऑसिलेशंस हो रहा होता है उस ऑसिलेशंस को हम किस नाम से जानते हैं, SHM। और इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन से अब हम इक्वेट कर देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इन दोनों को इक्वेट करने से हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगी रूट अंडर a रो जी बाय m।
तो यहाँ से टाइम पीरियड आ गया, नीचे हम सॉल्व कर देते हैं और यहाँ से आ जाएगा टाइम पीरियड आता है 2π/ω, तो यह आ जाएगा 2π√m/a/ρg, t इज इक्वल टू 2πm/a/ρg। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, जो आपको पहले बताया गया था कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग पोजीशन, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन रहेगा उसका इक्वेशन लिखेंगे। हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन का इक्वेशन लिख दिया। उसके बाद हमसे क्या कहा गया कि हम इसे स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, हमने डिस्प्लेस भी कर दिया और जैसे ही हमने डिस्प्लेस किया तो वहाँ का इक्वेशन लिख दिया और स्टेफन वाले के हेल्प से जो कैंसिल हो रहा था कैंसिल किया और हमारा इक्वेशन है रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू -x/a/ρg। तो हमने एक्सेलरेशन में कन्वर्ट किया और एक्सेलरेशन जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो और इसका जो डायरेक्शन हो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हो तो वो क्या होता है SHM। हमने इसे इक्वेट किया इज इक्वल टू -ω²x से, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई इन दोनों को इक्वेट करने से और फिर वहाँ से क्या आ गया, टाइम पीरियड। ठीक है, सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही अप्लाई करते जाने हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ए मास m attached to a spring executes SHM with the period 2 सेकेंड। यानी कि मास m अटैच्ड है स्प्रिंग से जो SHM कर रहा है और उसका पीरियड कितना गिवन है हमें, 2 सेकेंड। आगे देखते हैं। इफ m इज इंक्रीज्ड बाय 2 kg, अगर मास को हम 2 kg से बढ़ा दिए, ऑसिलेशंस पीरियड इंक्रीजेज बाय ऑसिलेशंस पीरियड ठीक है, ऑसिलेशन पीरियड इंक्रीजेज बाय increases by 1 second. Find mass m। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। बोल रहा है एक मास m है जो अटैच्ड है स्प्रिंग से, जो SHM एग्जीक्यूट कर रहा है विद अ पीरियड 2 सेकेंड, जिसका पीरियड कितना है 2 सेकेंड से। अगर मास को हमने 2 kg से बढ़ा दिया यानी m + 2 kg कर दिया, तो अब उसका पीरियड जो है वो क्या हो गया, 1 सेकेंड से इंक्रीज कर गया, यानी 2 + 1 3 सेकेंड हो गया। ठीक है, देखो हम जानते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम के केस में, जो T होता है वो होता है 2π√m/k। कोई डाउट है यहाँ पर? T = 2π√m/k। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है अगर हमारे m की वैल्यू m1 की वैल्यू जब m है तो उस समय T1 = कितना है 2 सेकेंड, और जब हमारे सेकेंड केस में m2 जो है
m+2 हो गया तो T1 कितना, T2 क्या हो गया, T2 हो गया हमारे पास 2 सेकेंड + 1 3 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं T1 लिखेंगे 2 यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं T1 = 2 पाई रूट अंडर m, T = 2 पाई रूट अंडर m1/k और T = 2T T2 = हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर m2/k। तो यहाँ से हम लिखेंगे T1/T2 = 2 पाई कैंसल आउट हो गया और रूट अंडर आ गया m1/k m2/k के कैंसल आ गया, m1 क्या हो गया, m1 बस m हो गया और नीचे जो m2 है वो क्या हो गया m+2। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2/3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का हो जाएगा 4/9 = m + m/2। तो यहाँ से हो जाएगा 4m + 8 = 9m। तो यहाँ पर आ गया 5m = 8, यानी m की जो वैल्यू है हमारे पास वो हमारे पास आ गई। जो m की वैल्यू है वो आ जाती है हमारे पास m = 8/5 kg। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक रखते हैं। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है, आगे का टॉपिक है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको। आज के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।